जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। आइए समझते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है, आज का सुविचार। आइए समझते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है, हार तब होती है जब उम्मीद दम तोड़ देती है, वरना कोशिश तो रास्ते खुद ढूंढ लेती है। और दो बार से मैं इसे रिपीट करता हूँ। हार तब होती है जब उम्मीद दम तोड़ देती है, वरना कोशिश तो रास्ते खुद ढूंढ लेती है। आइए समझते हैं आगे। आज की जो पहली परिभाषा है वो क्या है, प्रकाश के ऊपर है लाइट। प्रकाश के ऊपर क्या है, लाइट। समझना है यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं हम प्रकाश से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, एक रूप। जो प्रकाश है वो क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। रूप का मतलब क्या है, एक स्रोत, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसकी वजह से, जो प्रकाश हैगा एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम क्या देख पाते हैं, जितनी भी वस्तुएं हम उन्हें देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश कहलाता है। इसे ही प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के चार प्राकृतिक स्रोत है। पहला क्या है, सूर्य। सूर्य आपने देखा है, ये भी क्या है, एक स्रोत है। किसका, प्रकाश का। सेकंड है तारे। तारे भी क्या है, ऊर्जा का, जो प्रकाश का एक स्रोत है। और तीसरे नंबर पे क्या है, जुगनू। आपने जुगनू भी देखा होगा। और एक रेडियम। यहाँ पर चारों दिखाए गए हैं, देखना यहाँ पर। सबसे पहले क्या, सूर्य आपने देखा है, ठीक है। सूर्य प्रकाश देता है। ऐसे तारे भी, तारे रात के टाइम चमकते हैं, ठीक है। जुगनू को भी आपने गर्मियों के टाइम में देखा होगा, ठीक है। और जो रेडियम है, रेडियम आपने देखा है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक रेडियम के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो रेडियम होता है वो भी जलता है। जलने का मतलब क्या है, जो इसके छल्ले होते हैं, जो आपने देखे होंगे छल्ले टाइप का, ये एक किस्म का एक खिलौने टाइप का होता है जिसके ये छल्ले बने होते हैं। ये भी रात के टाइम या दिन में जलते हैं, जलते हुए प्रतीत होते हैं। इनका क्या होता है काम, इनका काम होता है कि खिलौने के बनाने के रूप में जो रेडियम होता है उसी में कुछ पदार्थ डाल देते हैं, और डालने के बाद जैसे एक छल्ले के रूप में दिखेगा तो ये जलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रकाश के प्रमुख गुण। अब प्रकाश के प्रमुख गुण के बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश होता है वो कैसी रेखा में चलता है, सीधी। जैसे यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर कोई सूर्य है, ये रहा। जब सूर्य से जो किरणें निकलेगी वे हमेशा सीधी रेखा में चलेंगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा में। जो प्रकाश है, जो या तो सूर्य मान लो या बल्ब मान लो, कुछ भी मान लो, उससे क्या है, जो किरणें चलेंगी वे कैसी चलेंगी, सीधी रेखा में। वे किसी भी डायरेक्शन में भटकती नहीं है, ठीक है। वे बिल्कुल सीधी चलेंगी, जिस पॉइंट से वे स्टार्टिंग हुई है उसी से निकलकर बिल्कुल सीधी चलेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, प्रकाश अपने स्रोत से एक साथ सभी दिशाओं में निकलता है। जो प्रकाश होता है ना, एक स्रोत होता है। जैसे ही सूर्य मान लिया, सूर्य से ये ना चारों तरफ को निकलेंगी किरणें, ये नहीं कि एक ही साइड को निकलेंगी। जैसे आपने देखा भी होगा, जो बल्ब होता है, बल्ब क्या है, बल्ब के चारों ओर क्या है, जो किरणें हैं वे निकलती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह जब किसी माध्यम से गुजरता है, जब ये किसी माध्यम से गुजरता है, माध्यम का मतलब क्या है, या तो वायु मान लो आप, या पानी, या कुछ ही माध्यम मान सकते हो, ठीक है, या निर्वात, तभी दिखाई देता है। क्या है, प्रकाश है ना, जब किसी माध्यम से गुजरता है प्रकाश तभी दिखाई देता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पर चौथा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ये कितनी बार पूछा गया भी है यहाँ पर, इसे ही अच्छे से नोट कर लेना। क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या, प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसे और कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना आप, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसे भी नोट कर लेना, और ये चौथा पॉइंट है, इसे भी नोट कर लेना। जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं अब। अगला जो पॉइंट हमारे से पूछे गए हैं वे एक दो और पूछे भी गए हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश है ना स्वयं से देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या है, ये खुद से प्रकाश देती है। ऐसी ये सूर्य है, सूर्य भी क्या है, ये भी खुद से प्रकाश देगा, और विद्युत बल्ब भी, और लालटेन भी, ठीक है।
कुछ होते हैं दूसरे पर आश्रित होते हैं कि वे प्रकाश स्वयं से ना देकर वे दूसरों से प्रकाश लेकर तब तब वे क्या होते हैं, प्रकाश की तरह उजालित होते हैं। जैसे देखा होगा कि आपने कुछ, जैसे यहाँ पर चांद है, चांद क्या काम करता है यहाँ पर, चांद आएगा पहले किससे प्रकाश लेगा, सूर्य से, उसके बाद रात के टाइम ये दिखता है हमें। यहाँ पर क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। वे क्या है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ये स्वयं से तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन दूसरों से प्रकाश लेने के बाद ये तभी चमकती हैं। जैसे चांद हुआ, मेज, मेज पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तभी ये मेज क्या है, दिखाई देगी। और कुर्सी, पेंसिल, लकड़ी, ठीक है। यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुएं के कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर एक तो सूर्य है और इसमें क्या, चांद, ठीक है। यहाँ पर इन्हें ध्यान रखना। आगे चलते हैं अब हम। अगला पॉइंट क्या है, इसे अपनी कॉपी में नोट करना। जो ये वाला पॉइंट है, अब ये पॉइंट क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहाँ पर समझना। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आपको, यहाँ पर डायग्राम में दिखेगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा। ये क्या है, एक माध्यम है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार, ये क्या चमकदार सतह है, यहाँ पर शीशा लग रहा है, और जैसे इससे टकराई, टकराने के बाद ये यार, यहाँ पर टकराने के बाद सीधी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो ये प्रकाश की किरण गई है, और जाने के बाद जैसी टकराई, इससे टकराने के बाद सीधी उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दो बार से बताता हूँ मैं, यहाँ पर समझना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, ये क्या है, यहाँ पर लाइट का स्रोत है। ये क्या, लाइट का सोर्स। इससे प्रकाश की किरण जा रही है। यहाँ पर क्या है, ये शीशा होगा, ये सामने ये शीशा है, और जैसे इससे टकराई, टकराने के बाद प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर भी क्या बोला गया है, यही बोला गया, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसी है ना, वो शीशे पर पड़ेगी, या टॉर्च के द्वारा आप देख भी सकते हो। जैसे टॉर्च से हम है ना, शीशे पर लाइट डालेंगे, और वो लाइट है ना, जैसी शीशे पर जाएगी, शीशे से टकराने के बाद सीधी वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसे भी नोट कर लेना आप। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, इसे देखना। जब हम आईने में देखते हैं, जब हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं, तो हमारा चेहरा आईने की सतह से टकराकर वापस आता है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या, खुद का चेहरा दिखाई देना। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हम डेली देखते हैं ये चीज़, तो ठीक है। जैसे हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, और जैसे आईने में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसका हमारा चेहरा है वो किससे टकराता है, वो सीधा, जो दर्पण नहीं होता, दर्पण के शीशे से टकराने के बाद सीधा आएगा ना, हमारी आंखों तक पहुंचता है। उसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिबिंब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इन्हें भी नोट करना है यहाँ पर। प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक तो हम लेंगे दर्पण। दर्पण कैसे लेंगे, ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण हमेशा ध्यान रखना, नीचे को आएगा ना, इसके पॉलिश होती है इस तरीके से, आप कर भी सकते हैं यहाँ पर पॉलिश इस तरीके, ठीक है। यहाँ पर दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पहले क्या बताया मैंने, एक तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल है उसे नोट करना, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक तो इसे नोट करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इन्हें नोट कर लेना अपनी कॉपी में। देखो दो बार से बताता हूँ मैंने। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। दो नियम कैसे हैं, पहला क्या, आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ पर दिख रही होगी आप सभी को, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाली परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर, जो ये वाला बिंदु है, जो ये बी हमें दिख रहा है, ये वाला क्या है, आपतन बिंदु है। यहाँ पर ये वाला क्या है, आपतन बिंदु पर अविलंब। ये वाला क्या है, ये बीच की लाइन है, ये है अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या, तीनों एक ही तल, एक ही तल का मतलब क्या, एक ही बिंदु पर है। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम। ऐसी सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, यहाँ पर समझना, सेकंड पॉइंट है इसका जो नियम है सेकंड,
आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है उसका मान जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो ये वाला एंगल है, ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या बराबर है। यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ मैं, यहाँ पर समझना, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या, आपतित किरण, आपतित किरण ये रही और परावर्तित किरण ये रही यहाँ पर, और आपतन बिंदु जो बी पॉइंट है यहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। अविलंब कौन सा है, ये वाली लाइन है, ये आपतन अविलंब। ये क्या है, एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब क्या है, एक ही बिंदु पर। इसे बोलते हैं क्या हम, जो प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम। सेकंड नियम क्या है, जो आपतन कोण है ये वाला कोण और परावर्तन कोण, ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है ये वाले। इसे बोलते हैं आपतन कोण को आई। इसे आई से डिनोट करते हैं हम। जो ये वाला है इसे आई से, इसे आर से, ठीक है। यहाँ पर अपना ध्यान रखना, किसे आई से और किसे आर से समझ लेना। यहाँ पर इसे तो करते हैं हम आई से और इसे आर से। जो हम किसी कारण इसे यहाँ पर ये भी लिखे, ये वाला भी नियम क्या है, सेकंड नियम। जो आप इसे ना याद करना चाहो तो आप इसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, ये आई का मतलब क्या, आपतन कोण, और आर का मतलब क्या है, परावर्तन कोण। ये आपस में क्या बराबर है, ठीक है। जो सेकंड वाला ये पॉइंट ना ध्यान रहे तो आई बराबर आर लिख सकते हो, ठीक है। ये भी ठीक रहेगा और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आगे क्या, अगली परिभाषा है हमारी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है समझना, यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक परिभाषा और है, यहाँ पर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना प्रतिबिंब वाली को। जब दर्पण किसी वस्तु को वस्तु जैसा ही दिखाए उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि जैसे आप खड़े हो शीशे के सामने, और शीशे के सामने जैसे ही आप खड़े हो तो शीशे में जो आपकी आकृति दिखाई देगी वो बिल्कुल आपके हुबहू ऐसी की ऐसी दिखाई देगी, सेम। ये नहीं कि नो आपका चेहरा दूसरा बदल जाएगा उसमें प्रतिबिंब में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। जो आपने एक पेन रखा है सामने और शीशे में भी उसे देख रहे हो तो पेन बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसे दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, कि उसकी आकृति बिल्कुल सेम दिखाई देना। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बिल्कुल सेम दिखाई देगी। ये नहीं कि नो आपकी जगह कोई अलग से दिखाई दे जाए। जैसे आपका नाम कोई ये मान लो कि रोहन है, रोहन खड़ा हुआ और जैसे आपने चेहरा देखा आईने में तो गर्ल्स बन जाएगी। गर्ल्स का मतलब क्या, मीना, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल सेम दिखाई देगा, जो खड़ा होगा वही देखेगा वहाँ पर, ठीक है। आगे समझना यहाँ पर इसके प्रकार हैं प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो हमें रियल में दिखाई देवे। एक होता आभासी, आभासी का मतलब क्या, जो रियल में ना दिखाई देवे। यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक जो पर्दे पर प्राप्त होता है, जो रियल में पर्दे पर प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, जैसे लेंस से दीवार, जैसे लेंस से हम दीवार या पर्दे पर फिल्म देखना देखा होगा। लेंस से जैसी है हमें ना, या तो देखा होगा आपने जो आज के टाइम में चल भी रहा है कुछ ये चीज़, कि सीधा ही है ना, जैसे एक लेंस है, लेंस के द्वारा आएगा ना सीधा ही क्या प्रतिबिंब किस पर पड़ता है, सीधा ही दीवार पर। दीवार पर हमें क्या दिखता है, जो तस्वीर है वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देती है। तो वहाँ पर क्या वो रियल है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप सिनेमा घर में गए होगे, सिनेमा घर का मतलब क्या, हॉल। हॉल में जैसी मूवी देखने जाते हैं वहाँ पर भी यही होता है कि वहाँ पर सीधा एक पर्दा होता है, पर्दे पर हमें क्या दिखाई देता है, बिल्कुल रियल में दिखाई देता है, जैसे कि हम सामने से देख रहे हो, वो क्या रियल, उसे बोलते हैं हम क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा बनता है हमेशा, उल्टा, ध्यान रखना। अगला पॉइंट हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है यहाँ पर, आभासी प्रतिबिंब, आभासी दर्पण में शकल देखना जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर क्या, आभासी दर्पण, जो आभासी दर्पण है, जैसे आभासी है दर्पण में शकल देखना जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता।
शकल देखना, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये कैसा बनता है, सीधा। तो 22 यहाँ पर है ना आभासी और वास्तविक के, तुम दो दो पॉइंट ध्यान रखना। एक पॉइंट क्या था वास्तविक का, कि यह उल्टा बनता है। कैसा था यहाँ पर, दोबारा से देख लो, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा। तो एक तो पॉइंट इसे ध्यान रखना। और सेकंड पॉइंट क्या, आभासी का, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये हमेशा सीधा बनेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया भी गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि उल्टा कौन सा है। यहाँ पर ये वाली वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है ये वाला नीचे की साइड को बन रहा है, ये कैसा, उल्टा। देखो जो एरो का चिन्ह यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये तो ऊपर को है, लेकिन ये कैसा हो गया, नीचे को। तो इसे बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब। और यहाँ पर क्या है, ये सीधा, ये क्या वस्तु होगी और इसी के जैसा क्या बना यहाँ पर, प्रतिबिंब। इसे बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब, ये होता है आभासी, और इसे बोलते हैं वास्तविक। इन दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं क्या, वास्तविक। जो उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। लेकिन जो सीधा है उसे क्या बोलते हैं, आभासी। इन चीजों को आप ध्यान रखना, बहुत सी बढ़ाएगी ना एमसीक्यू क्वेश्चन में, छोटी छोटी चीज पूछी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। अगला पॉइंट क्या है, गोले दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोले दर्पण कहलाते हैं। यहाँ पर ये परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक अवतल एक उत्तल। इन्हें ध्यान रखना, गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ पर अवतल और उत्तल की जो आकृति है दिखाई भी गई है, यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर देखो, अवतल दर्पण कैसे होते हैं, ऐसा गोले दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर पेंट या पॉलिश की जाती है तथा अंदर की सतह क्या होती है, चमकदार। यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जो ये वाला है, देखो, ऐसा गोले दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर क्या है, पेंट या पॉलिश। यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या पेंट या पॉलिश है, लेकिन अंदर की सतह कैसी है, ये चमकदार। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल में क्या, उत्तल में उल्टा है, कि जो बाहरी सतह है उसकी कैसी है, यहाँ पर चमकदार, लेकिन अंदर की सतह पर क्या है, पेंट या पॉलिश की जाती है, तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर यही बताया गया अगली परिभाषा में, ठीक है। इसे ध्यान से देख लेना। यहाँ पर देखो लिख भी रहा है यहाँ पर, ऐसा गोले दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर पेंट या पॉलिश की जाती है तथा अंदर की सतह चमकदार होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, उत्तल दर्पण। यहाँ पर है भी, देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, ये रहा। अवतल क्या, अवतल तो ये हो क्या, जिसकी अंदर की सतह कैसी है, चमकदार, लेकिन बाहर की सतह पे क्या है, पेंट या पॉलिश। ऐसे यहाँ पर है कि बाहर की सतह कैसी है, चमकदार, लेकिन अंदर की सतह पे क्या है, कलाई की गई है या पॉलिश या पेंट, जो भी है। आगे चलते हैं हम। अगली परिभाषा क्या है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पर समतल दर्पण का जो भी पॉइंट बताए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं, समतल दर्पण होता क्या है। यहाँ पर पहले तो समतल दर्पण के बारे में, जैसे यहाँ पर समतल दर्पण है, ये वस्तु है ए और बी। यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है, समतल दर्पण आजकल क्या हमेशा ही घर में यूज होता है ज़्यादातर। देखा होगा आपने, जो घर में आईना होता है, शीशा बोलते हैं, वो घर में वो समतल दर्पण होता है। उसमें जैसी आप अपना चेहरा देखते हो, जितनी दूरी पर आप खड़े हो, तो ऐसे ही उसमें दर्पण में उतनी दूरी पर आपको दिखाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है कि पहला पॉइंट क्या है इसका, एक तो समतल दर्पण कैसा होता है, जो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा होता है। देखा होगा आपने अपना चेहरा कैसा दिखता है, बिल्कुल सीधा, यानी कि आप उल्टे दिखते हो, उसमें ऐसा नहीं होता, आभासी, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर आएगा ना, जितना वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब। यहाँ पर इन्हें मैं रब करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पर समझना कि पहला पॉइंट क्या है, एक तो ये आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये ए बी वस्तु है, उतनी बड़ी यहाँ पर दिखेगी और उतनी ही दूरी पर, दूरी भी सेम है। और जितना बड़ी ये वस्तु है, वस्तु का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का पेन है या
5 सेंटीमीटर का एक पेन है हमारे पास, वो इस वाले दर्पण में बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का दिखेगा यहाँ पर। किसी कारण हमने यहाँ पर 6 फुट का कोई आदमी खड़ा करते हैं यहाँ पर, 6 फुट का। अब इसमें हम देख रहे हैं दर्पण में, तो यहाँ पर भी दर्पण में कितना दिखेगा, 6 फीट या फुट जो भी है, 6 फीट का आदमी यहाँ पर दिखेगा बिल्कुल सेम ऐसे ही। और उसकी जो हाइट है बिल्कुल सेम दिखेगी, और जितनी दूरी से वो उस दर्पण में देख रहा उतनी दूरी में वो दर्पण में भी दिखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जितनी दूरी से आएगा ना वो लड़का अपने चेहरे को आईने में देख रहा उतनी दूरी से ही हैगा ना, उसमें जैसे ही दर्पण में देखेगा दर्पण में भी उसे उतनी दूरी पर ही दिखेगा ये चीज़। ठीक है, अगला क्या है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पॉइंट ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, बताते हैं क्या है ये तीसरा पॉइंट। इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है यहाँ पर समझना, यहाँ पर इसे ही मेन ध्यान रखना ज़्यादातर, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। आपने देखा हुआ ये होगा, जैसे ही दर्पण में देखते हो कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो तो राइट हो जाए उसमें, और राइट है वो लेफ्ट हो जाए, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम है भी यहाँ पर देखना, यहाँ पर बिल्कुल सेम देखो। इसमें जो ये कार्टून बन रहा है ये लड़के का, जो इसका राइट हैंड है ये बाहर खड़ा है, लेकिन जैसे ये दर्पण में देखता है इसका ये वाला हैंड कौन सा हो जाता है, लेफ्ट। तो यहाँ पर यही चीज़ है यहाँ पर कि जो दायां वो तो हो जाएगा बायां, अब बायां हो जाएगा दायां, इसे ही बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसे इंपोर्टेंट मान लेना। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट भी करते चलना। आगे है गोले दर्पण में, गोले दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर समझना कि शब्द कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पर क्या है, ये वाला क्या, पी। पी क्या होता है, ध्रुव, जिसे बोलते हैं ध्रुव, पोल। पी क्या है यहाँ पर, ध्रुव। और एक पॉइंट है यहाँ पर सी, ये क्या, सी ये वाला। ठीक है, और एक पॉइंट है सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच, ये क्या है, एफ। एफ क्या होता है, फोकस बिंदु, ये हो गया फोकस बिंदु। और जो ये वाला M1 और M और N है, ये क्या है, दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब क्या है, जो दर्पण होता है उसका जो साइड का हिस्सा होता है उसे, एक को हमने M बोल गया, एक को N। और C से लेके और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, R। R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। ऐसी एक पॉइंट हमारा F। F क्या है, फोकस बिंदु, और ये क्या, P। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, ये आगे समझाया जाएगा, आगे देखना। ठीक है, यहाँ पर जितना भी आपके समझ में आया हो अपना नोट कर लेना, नहीं तो आगे आपको समझाया जाएगा 2 बार से। देखो क्या क्या था, 2 बार से मैं ही बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ये मान लो कि ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है, जिसकी बाहरी सतह पर क्या, पॉलिश, और अंदर की सतह क्या, चमकदार। तो इसे बोलते हैं हम क्या, बता सकते हैं आप सभी बच्चे, कमेंट करना कि ये वाला दर्पण कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाली जो लाइन मैंने खींची इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस वाली लाइन को, जो सी अभी ये मैंने अभी खींची है ये वाली लाइन, इसी के समांतर ये वाली लाइन कौन सी है, मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं। और ये क्या, दर्पण का द्वारक, जोन से ये वाला था इसे क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। और ये वाली क्या है, मुख्य अक्ष। और जैसी हमने इसकी बाहरी साइड पे पॉलिश की है यहाँ पर देखो, ये क्या दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये तो हो गया क्या, दर्पण का द्वारक। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। यहां पर एक पॉइंट होता है P, ये P है, P को बोलते हैं ध्रुव। जो P है, कुछ दूरी पर जहां से ये दर्पण बनाया गया वहां पर एक केंद्र होता है जिसे बोलते हैं C। यहां पर ही ये क्या, C और P के बिल्कुल बीचों बीच वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है या फोकस बिंदु, बताओ कमेंट करके बताते रहना आप सभी। ये होता है F।
ये होता है एफ। ठीक है, एक तो हो गया पी को क्या बोलते हैं ध्रुव, और सी को क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र, और एफ को क्या बोलते हैं फोकस बिंदु। अब जैसे ही हम सी से दूरी लेंगे, जैसे सी से हम दूरी लेंगे, ये तो आर, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और एक होता है ये एफ। एफ से हम जैसी दूरी नापते हैं, दूरी हम कहाँ से कहाँ तक नापते हैं, दूरी हमेशा ध्यान रखना, ये होता है पी। पी से जितनी भी दूरी नापी जाती है, हमेशा जितनी भी दूरी है वे पी से नापी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, ये एफ था यहाँ पर। ये तो हो गया सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं आर, और एफ और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल एफ, ये बोलते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, यहां पर दिख भी रहा होगा कि आर की जो दूरी है वो ज़्यादा है किससे, एफ से। एफ से ये दुगना है। ठीक है, यहां पर आपको यहां पर यही समझाने के लिए बनाया गया यहां पर। ठीक है, देखो यहां पर समझ लेना आप, ये पॉइंट जो भी है इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। देखो क्या है, गोले दर्पण की वक्र त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है। फोकस दूरी क्या होती है, एफ, स्मॉल एफ। वक्र त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर की आधी होती है। यहाँ पर क्या, जो फोकस दूरी है वो आर की आधी है, और आर बराबर क्या होता है 2f। यहाँ पर मैंने दिखाया भी था अभी किस तरीके से, इस तरीके से दिखाया था मैंने कि यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, और यहाँ पर कोई पॉइंट है एफ, ये वाला पॉइंट, ये आर और ये एफ। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आर की जो दूरी है वो कितनी है, एफ की तो दूरी यहाँ तक ही है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये सारा एफ है, लेकिन ये आर की दूरी इतनी है यहाँ तक, ये क्या आर दुगना है। तो यहाँ पर इसी वजह से आर बराबर क्या होता है 2f, और एफ बराबर r/2 या r/2। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन देखना आप। पहला क्वेश्चन क्या है समझना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोले दर्पण की वक्र त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये 2008 और 16 में पूछा गया था। ठीक है, इसका जो हल है, इसमें क्या दिया गया है यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या बताओ 25 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, फोकस दूरी का हमें पता करना है, लेकिन फोकस दूरी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2। तो यहाँ पर एफ लिखेंगे, और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो एफ बराबर, आर का मान क्या है यहाँ पर, आर का मान है 25, और नीचे क्या लिखेंगे 2। अब जैसे ही हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 से भाग करने पर 25 के आधे कितने होते हैं, 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले वीडियो में भी देखे होंगे, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, और 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क में। देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको HW में करना है, और ये वाला भी। अब जिसका जो आंसर आ जाए उसे बच्चे को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब क्या होता है यहाँ पर, वस्तु। ध्यान रखना, जो वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब, ये एनसीईआरटी में ही बोलते हैं। ठीक है, बिंब, बिंब क्या होता है, वस्तु। वस्तु का मतलब जो कुछ भी चीज़, मान लो कि पेन हो या पेंसिल हो या आदमी का चित्र हो या कुछ भी हो, उसे क्या बोलते हैं हम, बिंब। लेकिन जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब उसी के जैसा बनेगा। उसी के जैसा का मतलब क्या, पेन है सामने, दर्पण के सामने पेन है, तो जो दर्पण में दिखेगा वो भी पेन ही दिखेगा वहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना। यहाँ पर अब इन्हें मैं समझाता हूँ, देखो इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो देखो, वस्तु अनंत पर है, ये वस्तु क्या अनंत पर, ये वाली वस्तु क्या अनंत पर, तो एक किरण ये गई है यहाँ पर, जाने के बाद ये कहाँ से गई, फोकस बिंदु से ये चलेगी। अब एक किरण जोन से गई है, एक गई है फोकस बिंदु से, वो बिल्कुल समांतर हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पर,
दो चीज़ ध्यान रखना, जैसी दो किरण किरण होती है यहाँ पर, दो किरण का मतलब क्या है, एक तो हमेशा जाती है क्या, फोकस बिंदु सर, फोकस बिंदु से, और जैसी वो फोकस बिंदु से जाएगी वो कैसी हो जाएगी, समांतर। समांतर का मतलब क्या है, ये वाली क्या समांतर है। जब ये समांतर आई है किरण तो ये जाएगी फोकस बिंदु से, ये जा रही है यहाँ पर फोकस बिंदु से, ये वाली, ठीक है। लेकिन जब कोई किरण सी से जाएगी, सी का मतलब क्या, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो उसी पॉइंट से वापस चली जाएगी। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है यहाँ पर। देखो यहाँ से ये किरण कैसी गई है, जो ये सी वाला पॉइंट है इसके बिल्कुल समांतर है, ये क्या मुख्य अक्ष है, इसके बिल्कुल समांतर है। समांतर जाने के बाद ये दर्पण से टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद सीधी ये किससे गई है, यहाँ से फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से होकर गुजरी है। अब एक किरण हमने कहाँ से भेजी है, ये भेजी हमने एफ से, एफ का मतलब क्या है, फोकस बिंदु से, और ये दर्पण से टकराने के बाद ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और जब सीधी होने के बाद यहाँ पर आएगी ना, जहाँ फोकस बिंदु है वहीं पे इसका दर्पण बनेगा। दर्पण का मतलब क्या है, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो दिखाते हैं हम, देखो यहाँ पर जो इसका आकार है, इसका आकार बहुत छोटा है, इसी वजह से दिखे नहीं यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर आपको पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट क्या क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको पॉइंट लिखने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पर, एक तो उल्टा बनेगा, जब उल्टा बना तो वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक। जब भी उल्टा बनता है वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है। लेकिन जितनी वस्तु बड़ी है, वस्तु का मतलब क्या है, बड़ी का मतलब क्या है, ये अनंत पर है, और लेकिन प्रतिबिंब बन रहा बहुत छोटा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बहुत छोटा, ठीक है, एक छोटा। यहाँ पर ये पॉइंट लिख लोगे यहाँ पर। एक पॉइंट मैंने क्या बताया, उल्टा, वास्तविक, छोटा। इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी वस्तु अनंत पर रहेगी तो उल्टा, वास्तविक, छोटा ये बनेगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला पॉइंट क्या हमारा, अगर वस्तु कहाँ पर हो, वह सी से परे, सी से परे का मतलब क्या है, एक तो अनंत, यहाँ पर ये मान लो कि अनंत है, यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर अनंत, इस साइड का जो हिस्सा है ये है अनंत, लेकिन ये सी है वक्रता केंद्र, इसके बीच में है वस्तु, तो ये कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर समझना। जैसी ये वाली वस्तु, इस वाली, ये वाली किरण चली है यहाँ से, ये चली, चलने के बाद ये दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद ये सीधी कैसे जाएगी, फोकस बिंदु से ये चलेगी, ठीक है। ये किससे गई है, फोकस बिंदु से। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये तो फोकस बिंदु से चली गई, लेकिन जोन सी फोकस बिंदु से जाएगी वो कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी समांतर। ये आपको दिख भी रही होगी यहाँ पर, समांतर, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये दोनों आपस में जहाँ भी रेखा काटेंगी एक दूसरे को, वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। देखो यहाँ पर क्या है, ये वस्तु ए और बी है, ए नीचे है और बी ऊपर है, यहाँ पर क्या है, उल्टा हो गया। यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बना है ये उल्टा बना है, ये कहाँ पर बना, सी और एफ के बीच में बना है, सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखना आपको, यहाँ पर लिखना है एक तो उल्टा, एक छोटा, और एक वास्तविक। वास्तविक जब भी उल्टा आएगा तो वास्तविक रहेगा, ठीक है। बस ये देखना कि कहाँ पर बनेगा और कहाँ पर बना, ये एफ व सी के बीच में। बस इन पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पर कहाँ पर बना है, एफ व सी के बीच में, बस इन्हें ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या हमारा, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वस्तु सी पर हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जब भी वस्तु सी पर रहेगी, ये वाली सी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। देखो एक लाइन कैसे गई है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी गई है, यहाँ पर जो सीधी जाएगी वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, लेकिन जो फोकस बिंदु से होकर जाएगी वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, समांतर, बिल्कुल इस तरीके से। तो इन दोनों ने कहाँ पर कट किया, बिल्कुल सी के जस्ट नीचे। सी का मतलब क्या है, यहाँ पर वक्रता केंद्र के बिल्कुल जस्ट नीचे। अब जितनी बड़ी वस्तु है, यहाँ पर जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब। और कहाँ पर बना, सी पर। जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के कैसा रहेगा, बराबर, एक उल्टा रहेगा और वास्तविक।
अगला पॉइंट जो लिखना आपको वो क्या लिख सकते हो आप, वो लिख लेना कि यहाँ पर क्या है, किस पे बना, सी पर यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला है पॉइंट हमारा, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा, पहले ना रब करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर क्या, सी तथा एफ के बीच में, जब भी यहाँ पर वस्तु कहाँ पर है, सी तथा एफ के मध्य, देखो सी कहाँ पर है, ये रहा हमारा, अरे इन दोनों के मध्य वस्तु है, जब भी इन दोनों के मध्य रहेगी, एक किरण कैसी गई है, बिल्कुल समांतर, ये जा रही समांतर, ये कहाँ से जाएगी, एफ से होके जाएगी, एक कहाँ से गई, फोकस से, और वो कैसी हो जाएगी, वो फिर समांतर हो जाएगी। इन्होंने कहाँ पर कट किया, ये देखना है कि कट कहाँ पर किया इन्होंने, देखो यहाँ पर देख भी रहा होगा कि सी के बिल्कुल जस्ट आगे है, इसका मतलब क्या हुआ, सी और अनंत के बिल्कुल जस्ट मध्य में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एक तो उल्टा, उल्टा है यहाँ पर, देखो वस्तु बिल्कुल सीधी है, ये उल्टा है, एरो का चिन्ह नीचे बन रहा है यहाँ पर, एक तो उल्टा लिखोगे, वास्तविक, और कैसा बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा, किससे बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, सी और अनंत के मध्य, यहाँ पर लिख सकते हैं सी और अनंत के मध्य, अनंत का मतलब क्या है, इनफाइनाइट, इसके मध्य में बनेगा, ठीक है। इन पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट है हमारा, देखो जब वस्तु कहाँ पर आएगी, एफ पर, एफ का मतलब क्या है, फोकस बिंदु पर, यहाँ पर क्या फोकस पर है, एक वस्तु कैसे गई है, समांतर गई, वो कहाँ से चलेगी, एफ से, लेकिन एक किरण हमने कहाँ से भेजी थी, सी से, अब वो सी से जाने के बाद वो फिर से सी पे वापस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या, देखो जब ये प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सी और अनंत के मध्य नहीं बने, ये बनेगा अनंत पर ही। यहाँ पर क्या लिखोगे, एक तो ये बना प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत, और अगला पॉइंट क्या लिखोगे, उल्टा बना, वास्तविक, और वस्तु से बहुत बड़ा बना, ठीक है। ये वाले पॉइंट लिख लेना आप, और लास्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है। जिस बच्चे के ना समझ में आए वो अपना कमेंट वीडियो में लिख देना, और मैं दोबारा से उसे रिपीट करके बता दूंगा, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या है, पी तथा एफ के बीच, जब भी वस्तु पी तथा एफ के मध्य में रहेगी तो कहाँ पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, एक तो दर्पण से दूसरी साइड में बनेगा, यहाँ पर ये बना दर्पण से दूसरी साइड में, और कैसा है यहाँ पर, जब ये सीधा बना, देखो वस्तु भी बिल्कुल ऐसी है और प्रतिबिंब ऐसी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक तो बिल्कुल सीधा बना, जब सीधा होता है प्रतिबिंब, सीधे को क्या बोलते हैं, आभासी, और उल्टे को वास्तविक। एक तो सीधा बना, आभासी बना, और जितनी बड़ी वस्तु है, वस्तु ए बी, यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब, ये क्या वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। भाई ये पॉइंट लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग, ये वाला हमारा टॉपिक आ गया। अब देखो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, पहला पॉइंट क्या है, डॉक्टर आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट क्या, दाढ़ी बनाने में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का इस्तेमाल टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट, सर्च लाइट, सौर भट्टियों, माइक्रोस्कोप, दूरबीन आदि में किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन्हें नोट कर लेना अपनी कॉपी में। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी उत्तल दर्पण के बारे में पूछे जावे तो ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा कि जब वस्तु पी तथा एफ के बीच में रहती है तब कैसा बनता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा। भाई इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना आप इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, भाई ये वाला पॉइंट अपनी कॉपी नोट कर लेना, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में हो गए तो कहाँ पर बनेगा वो, एक तो पी तथा एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये देख लेना आप डायग्राम, यहाँ पर है भी ये वाला डायग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब किसके उपयोग हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है यहाँ पर, स्कूटरों, कारों, बसों तथा ट्रकों के सामने पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। जैसे ही आपने देखा होगा जितने भी वाहन हैं, वाहन के जो
साइड मिरर होता है। साइड मिरर का मतलब क्या है, जो साइड में दर्पण लगा रहता है तो उसमें वो क्या देखता है, पीछे से आते हुए वाहन को देखता है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, इसमें लगा रहता है उत्तल। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट क्या, लाफिंग गैलरियों में लोगों को दर्पण के सामने खड़े करके उनके विचित्र विचित्र आकार के प्रतिबिंब दिखाकर हंसाने के लिए। देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी, यहाँ पर देखना, ये आपने पहली बार ही सुना होगा कि लाफिंग गैलरिया होती है। लाफिंग गैलरिया का मतलब क्या है, वहाँ पर आएगा ना, इंसानों को भेजे जाते हैं। इंसानों को भेजने के बाद एक गैलरी होती है। गैलरी में ये मान लो कि दो आदमी को भेजते हैं, तीन को, तीनों को जैसे ही दर्पण के सामने खड़ा करते हैं, दर्पण में आएगा ना, उसकी चेहरे की विचित्र आकृतियाँ दिखाई देती है। कभी तो उसका कार्टून बना देंगे, कभी और कुछ बना दे देंगे, तभी कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आदमी को हंसाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसमें भी कौन से दर्पण का यूज होता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या, उत्तल दर्पण से धूम के चश्मे बनाए जाते हैं। देखा होगा आपने सभी ने, जब गर्मी पड़ती है, गर्मियों में चश्मे का यूज करते हैं, तो उसमें भी कौन से दर्पण का यूज होता है, उत्तल दर्पण का, जब धूम में चश्मे का यूज करते हैं इंसान। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल एटीएम और अन्य जगहों पर सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। एटीएम में भी किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। यहाँ पर जब सुरक्षा की जाती है, बाहर आएगी ना, एक दर्पण लगाता है, दर्पण में आएगी ना, आते जाते वाहन दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अब आगे देखना। अब आंकिक पर्सन, अब चले हैं यहाँ से आंकिक पर्सन। इन्हें अपना ध्यान रखना, आंकिक पर्सन क्या है यहाँ पर। देखो, बिंब की दूरी, बिंब का मतलब क्या है, यू। यू हमेशा ऋणात्मक होता है, इसे ध्यान रखना। या तो हो अवतल का या उत्तल का, वो कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा यू हमेशा। ठीक है, एक तो पॉइंट इसे ध्यान रखना आप सभी। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। एफ की जो दूरी है वो कैसी रहेगी, हमेशा ऋणात्मक। लेकिन उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, माइ प्लस की। देखो यहाँ पर जब अवतल की बात होगी तो कैसा रहेगा, यहाँ पर माइनस, लेकिन जैसी उत्तल की बात आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला दर्पण सूत्र है, इसे अच्छे से कॉपी नोट कर लेना। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, v को क्या बोलते हैं यहाँ पर, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, u को बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, f क्या होता है, फोकस दूरी। ठीक है, अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और है यहाँ पर, इसे भी ध्यान रखना। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है h2/h1 या बराबर -v/u। ये क्या होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ये वस्तु, ये दर्पण है, और यहाँ पर कोई हमने क्या रख दिया, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है। ठीक है, और जैसी यहाँ से कोई किरण गई, किरण जाने के बाद यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद वो एफ से चल जाएगी। फिर एक किरण हमने भेज दी एफ से, वो बिल्कुल सीधी चल जाएगी यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जो ये वाली लाइन है यहाँ पर, देखो देखो जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये वाला पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला, जो इसकी लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये वाली कि वस्तु कितनी लंबी है, उसे बोलते हैं हम क्या, एच, उसे बोलते हैं एच या h1। ठीक है, और जो नीचे को उसकी प्रतिबिंब की लंबाई दिखाई देती है, प्रतिबिंब की। ठीक है, शीशे में जैसे अपना चेहरा देखते हो आप, जो शीशे में दिखाई देता है प्रतिबिंब, उसकी जो हाइट होती है उसे बोलते हैं या तो h2 या h डैश। यहाँ पर यही बताया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वस्तु। वस्तु की ये लंबाई कितनी, कि यहाँ पर 5 फीट का है, और यहाँ पर कितना 4 फीट का है, या कितने फीट का दिखाई दे रहा, ये तो हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई। इसे बोलते हैं आवर्तन। अब पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, समझना। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। यहाँ पर समझना, पहले क्या अवतल दर्पण बोला इसने, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ का मान, एफ का मान कितना है,
कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु यहाँ पर दे रखी है, यू का मान कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, 20 है, लेकिन अवतल दर्पण की बात हो रही है तो दोनों ये माइनस करेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या बनेगा v। हमें क्या निकालना है यहाँ पर v निकालना, ठीक है। v देखते हैं कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर। देखो v कैसे निकालते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र, ठीक है। अब इसमें किस किस की वैल्यू दी है यहाँ पर समझ लेना। यहाँ पर एक तो u की वैल्यू दी है यहाँ पर, एक f की। यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है -10 और u की वैल्यू -20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, f की वैल्यू क्या है -10 और v का मान हमें निकालना। और u का मान कितना है, कितना मान दे रखा है u का मान, हमें दे रखा है -20, ठीक है। अब ये माइनस वाले को हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड में, या तो इस साइड ले आओ इसे। तो यहाँ पर करते हैं आगे, देखो 1/, माइनस या ऊपर लगा तो ये 10, ये माइनस का इस साइड में आ जाएगा, ये प्लस 1/20, 1/v। एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम आ गया 20। अब जैसे ही 10 से इसे भाग करेंगे, 10 दूनी 20, अब 2 की 1 में गुना कर देंगे -2 प्लस 20 से इसे भाग दो, जैसे 20 से 20 को भाग देंगे 1 आवेगा, 1 की 1 में गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर 1/v। अब यहाँ पर 2 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -1, ये तो बचेगा 1/20 और बराबर क्या है 1/v। तो यहाँ पर आगे करते हैं, देखो क्या बचा था यहाँ से बताता हूँ मैं, 2 में से 1 जाएगा 1/20 बराबर 1/v। 1 बराबर क्या है यहाँ पर 1, v बराबर क्या हो जाएगा 20, तो v का मान क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर काय माया ये माइनस में, इसे ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन को मैं दो बार से बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले मैं इसे रब कर दूँ, मैं इसे ठीक है, आराम से देखना। आप 2 बार से इसे समझाता हूँ। जिस भी बच्चे के ना समझ में आवे वो अपना कमेंट कर देना, ठीक है, उसे 2 बार से मैं बता दूंगा फिर से। देखो यहाँ पर समझना, देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, ये f का मान है। f का मान कितना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कितना लिखेंगे 10, लेकिन कैसा है ये, अवतल की बात हो रही तो माइनस, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी अवतल दर्पण की बात होगी तो हर चीज़ माइनस की आएगी। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, दूर का मतलब क्या है, ये वस्तु रखी है दर्पण से कुछ दूरी पर है, इसे क्या लिखेंगे हम, ये u का मान है। u का मान कितना है हमारा, u का मान है, u का मान कितना है 20। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी अवतल की बात होगी तो हर चीज़ माइनस की होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा, स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब v का मान हमारे से पूछ लिया गया है यहाँ पर। अब दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये याद भी होगा आपके। f का मान कितना है यहाँ पर लिख दो, कितना है f का मान -10, तो -10 और v का मान हमें निकालना है
यू का मान कितना -20। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाते ना 1/20, ये लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हमने, -20 है, इससे इस वाले को हम इस साइड में ले आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम -1/10 और माइनस का इस साइड में आएगा प्लस का 1/20, तो यहाँ पर 1/20। जब भी हम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आता है, एलसीएम एलसीएम 10 और 20 ऐसा एलसीएम होना चाहिए कि जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वो कट जाए। तो यहाँ पर क्या 20 एलसीएम आ गया हमारे, यहाँ पर निकाल भी सकते हो आप सभी। 10 से जैसे ही हम इसे भाग देंगे क्या आएगा, 10 तो नहीं 20, 2 आया तो 2 के ऊपर गुना कर देंगे 1 में। अब 20 से 20 को भाग देंगे क्या आएगा, 1, 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 बराबर 1/v। तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -1/20 बराबर 1/v। और यहाँ पर 1 बराबर 1 है, v बराबर क्या हो जाएगा 20, लेकिन -v तो -v लगाते हैं, v बराबर क्या आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस भी बच्चे के नहीं समझ में आने का वो 2 बार से पूछ सकता है और कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी है। जब 2-3 क्वेश्चन समझाए जाएंगे ना तो आप सभी के समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात हो रही है तो f का मान क्या लेंगे हम, -5, और इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु का मतलब क्या है, u कितना है, -10 सेंटीमीटर ये रखा। और क्या पूछा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, v का मान पूछ रहा है यहाँ पर भी। जब v का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये लिख लिया। अब यहाँ पर f का मान दे रखा तो f की जगह यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कैसे, 1/f का मान क्या है, -5, देखो क्या है यहाँ पर -5, ये लिख लिया बराबर v का मान हमें निकालना, v ऐसे लिखेंगे। u का मान कितना है, -10, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लगाना है, यहाँ पर ध्यान रखना 1/10, ये लिख लिया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखो कैसे किया हमने, यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या आया, हमारा ये आंसर आया है 1/-5, तो माइनस ऊपर लगा सकते हो आप। ये माइनस का इस साइड में आएगा प्लस 1/10 बराबर यहाँ पर क्या बचा 1/v। एलसीएम क्या आएगा 5 और 10 का, 5 से भी डिवाइड हो जाए वो संख्या और 10 से भी, तो 10 है, 10 के पाड़े में 5 भी आता है और 5 के पाड़े में 10, तो दोनों आते हैं, 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा 10 से भी। ठीक है, अब आगे करते हैं इसे, तो 10 और 5 का एलसीएम क्या आ गया हमारा 10। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5 और 10 का, तो 10 ही आएगा। ये छोटे छोटे एलसीएम है, देखो 5 से इसे डिवाइड करो 10 को तो क्या आएगा 5 दूनी 10, 2 से 1 में गुना करेंगे -2। अब जैसे 10 से 10 को भाग देंगे क्या आएगा 1, 1 की 1 में गुना करेंगे 1 बराबर v। ये ऐसे ही क्वेश्चन था जैसे पहले किया मैंने, 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1/10 बराबर 1/v। अब 1 बराबर यहाँ पर 1 है तो v बराबर क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया v बराबर 10, लेकिन कैसा है यहाँ पर माइनस, तो v बराबर -10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर का भी यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखना अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये वाला ये होमवर्क में दिया जा रहा है, और जो भी इसका आंसर आवेगा उसे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके बताना मुझे। ठीक है, अब आगे एक परिभाषा हो रहेगी है, उसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। देखो ये भी पूछा गया है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। पारदर्शी पदार्थ होते हैं कांच, हवा और पानी। इसका मतलब क्या, जो आर पार दिखाई देवे जिस चीज़ के, ऐसे कांच है, कांच के आर पार दिखाई देता है, हवा में भी आर पार दिखाई देता है और पानी में भी। ठीक है, ऐसी
अपारदर्शी पदार्थ कैसे होते हैं? जिनके आर पार ना दिखाई देवे, जैसे ईंट है, ईंट के पीछे दिख जाएगा आपको, कुछ भी नहीं दिखे। मोटा गत्ता वो भी नहीं दिखे, सीमेंट की दीवारों नहीं दिखे, मिट्टी में भी नहीं दिखे। ठीक है, अगला पॉइंट है पारभासी पदार्थ। ये होते हैं कि जिसके आर पार दिखाई देवे लेकिन धुंधला दिखाई देवे, उसे क्या बोलते हैं हम? पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, देखा होगा कि तेल लगा हुआ कागज में क्या आर पार दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है। घिसा हुआ शीशा, देखा होगा कि जो शीशा घिस जाता है उसके आर पार दिखना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, ऐसी अगला पॉइंट है ये दूध। दूध के भी आर पार नहीं दिखता लेकिन पानी के आर पार दिख जाता है। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए यहाँ तक ही। और सभी बच्चे अपना इसे कॉपी में नोट कर लेना और टेस्ट के लिए भी रेडी रहना। इस